गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ईडू फ्लाई जेई नीट एक नया कोर्स लेके आया है आपके सामने, क्विक क्रैकर 45। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन और वन डायमेंशनल मोशन। ऑलराइट, सो वन डायमेंशनल मोशन में पहला जो चीज़ पढ़ा जाता है वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर रहेगी या ज़्यादा होगी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड क्या होती है? हर बच्चे को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, इसमें भी कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जितने भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हम ये कंसीडरेशन में करते हुए करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हैं? जैसे इन रिस्पेक्टिव हम पढ़ते हैं, जैसे कोई बाइक चलाने वाला हो गया एज ए ऑब्जर्वर, या फिर कोई कार हो गया, तो हम ये उसकी जो कार की विड्थ है वो कंसीडर नहीं करते हैं, हम उसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। फिर वो ये चैप्टर फिर आसान हो जाता है, हर इस पूरे चैप्टर में पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। दूसरी चीज़ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देन दिस इज द स्पेशल केस इफ पार्टिकल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ s1 s2 s3 and so on sn। s1 distance speed is v1, by traveling s2 distance speed is v2, by traveling s3 distance speed is v3. So find out the average speed. How we can find out? So average speed is nothing but total distance traveled. Total distance means s1 plus s2 plus s3 and so on divided by total time taken. So what is the time taken? Time taken is the distance divided by speed. So s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3. This is the special case if s1 and s2 both are equal. What happened? s1 and s2 अगर यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब अगर हम दो बारे में यहाँ पे इस पे बात करें तो s1 के जगह s प्लस s डेट इज 2s, यहाँ पे s कॉमन हो जाएगा, s अपान v1 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। तो यहाँ पे देखें ये s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट आता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ऑलराइट, इसी में भी एक स्पेशल केस, सेकेंड केस पढ़ा जाता है कि इफ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ v1 v2 अप टू vn। मान लेते हैं v1 v2 vn इस तरीके से डिफरेंट जर्नी ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट स्पीड में, और ये v1 स्पीड ड्यूरिंग टाइम t1, v2 स्पीड ड्यूरिंग टाइम t2, v3 स्पीड ड्यूरिंग टाइम t3। सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस मीन्स v1 इंटू t1, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस हो जाता है ना, तो v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। इफ दिस इज द वन ऑफ द स्पेशल केस ऑफ दिस फार्मूला, इफ t1 एंड t2 and so on and it is equal to t, what happened? T is going to be common over here, v1 plus v2 plus v3 up to vn in bracket into t divided by total time taken, that is n into t, because हर सेगमेंट में वो टाइम t ले रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? n इंटू टी, तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n। आपने देखा होगा v1 प्लस v2 बाई 2 कहीं कहीं कर देते हैं, वो वही वाला केस है। ऑलराइट, फोर्थ फार्मूले की अगर हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पढ़ते हैं डेल्टा, एक पढ़ते हैं डी। सो डेल्टा डी एस बाई डी टी मतलब स्पीड होता है। इफ डेल्टा टी इज गोइंग, इट इज गोइंग टू बी जीरो,
टेंडिंग टू जीरो। सो टेंडिंग टू जीरो मीन्स ds बाई डी टी। याद रखेंगे ds बाई डी टी इज what this will give, that is speed। ds बाई डी टी मीन्स स्पीड। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे भी आता है स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी या फिर बराबर हो सकती है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, सबको पता है। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से बात करें, आप चाहें तो एक एक चीज़ नोट डाउन भी करते चलेंगे। आप क्विक रिवीजन में क्या है कि आपको फार्मूले का एक पूरा एक जगह कलेक्शन मिल जाएगा, तो आसान रहता है कि अच्छा ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स टी का फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है, हमें वी टी का फंक्शन चाहिए, मतलब कि हमें वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए, तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर मान लेते हैं x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 7, तो हमें ये x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो वी वांटेड टू फाइंड आउट द स्पीड। स्पीड इज द या वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सो व्हाट हैपेंड, सो वी नो v इज नथिंग बट dx बाई dt। ऑलराइट, सो dx d of d by dt of x is the function of time, that is 5t square plus 7। तो एक बार क्या करेंगे इसको, अगर xt का फंक्शन है vt का चाहिए तो सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे, आपको vt का फंक्शन मिल जाएगा। अगर आपको xt का फंक्शन है at का चाहिए, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड you wanted to find out acceleration at a particular time, what will you do? सो यू जस्ट डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स। पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट द वेलोसिटी, और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट द एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि x जो है यहाँ पे फर्स्ट पहली बार डिफ्रेंशिएशन किए तो 10t प्लस इसका ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करें डी वी बाई डी टी, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे यहाँ टाइम का टी का फंक्शन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे पावर अगर क्यूब होती तो ज़रूर आता। ऑलराइट, इस तरीके से कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कि एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें चाहिए। जरूरी नहीं एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है। मतलब कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, आपको पता है कि ए इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डी वी ओवर डी टी लिखते हैं, डी वी ओवर डी टी लिखते हैं। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, डी वी ओवर डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को, ये वाला टर्म जो आपके पास है, कौन सा वाला, ये वाला dx बाई डी टी एक साथ रखेंगे जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, एंड dv ओवर यहाँ पे dx बाई एक्स है, यस, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे ना, तो dx v इंटू डी वी ओवर dx आ जाएगा। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब इफ़ यू हैव द वेलोसिटी फंक्शन इन टाइम t, हाउ यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स। तो आप यहाँ से यहाँ, मतलब एक्सेलरेशन द फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी जब फंक्शन टाइम t, एक बार डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन जब फंक्शन टाइम t निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करें। हो सकता है कि xt का जो है vx के फॉर्म में एक्सेलरेशन, यू हैव द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, और आप निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ x, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा।
अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया, फिर क्या करेंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे, t को एलिमिनेट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पूछता है, मतलब आपको दे देगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। ठीक, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसका क्या वेलोसिटी है, उसका क्या एक्सेलरेशन है, वो सारी चीज़ें आप इस फार्मूले से, कन्वर्जन से निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट dx, ये डेल्टा x है, r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछ दिया तो यहाँ पे मॉडुलस लगाते हैं, ये मॉड v dv, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस v dt ऐसे लिखते हैं अगर हमें डिस्टेंस लिखना हुआ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। ग्राफ बेस्ड मतलब बहुत सारे बच्चों के, मतलब एक बोलते हैं ना कि समझ नहीं आता, ग्राफ नहीं समझ में आता, वैसे खासकर नीट वाले बच्चों के लिए। तो ग्राफ में क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो चीज़ें बेसिक समझते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कोई डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका स्लोप क्या है, कोई ऐसे ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, कोई ऐसा स्लोप दिया है, इसका मतलब इस कर्व का स्लोप क्या है, जीरो स्लोप है। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, सीधे जा रही है ऐसे, तो ये स्लोप जीरो है। ऐसे कर दिया, स्लोप जो होगा हॉरिजॉन्टल 100 बनाएगा। ऐसे कर दिया, स्लोप 90। स्लोप ऐसे कर दिया, निगेटिव स्लोप। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है, इफ़ यू हैव द जीरो स्लोप इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप जानते हो जो वेलोसिटी होता है डेट इज dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है, स्लोप होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम का। इसका मतलब अगर हमारे पास स्लोप है और ये स्लोप कांस्टेंट स्लोप है, अगर ये देखें रेड वाला, तो ये रेड वाला कांस्टेंट स्लोप आपके पास है, ये वाला अगर ये कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब स्लोप कांस्टेंट आपके पास है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि आप जानते हो कि a होता है डेट इज dv ओवर dt। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। तो अगर ये वाला रेड वाला ये वाला स्लोप देखें तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये वाला कर्व देखें तो यहाँ पे क्या है, पहले स्लोप जीरो था, ये स्लोप जीरो था। इस पॉइंट पे हमने 4-5 पॉइंट सेलेक्ट किए, एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। स्लोप कैसे निकालते हो, एक लाइन ऐसे खींचो जो उसको टच करते हुए जाए, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। वी आर सीइंग दैट फ्रॉम हियर टू हियर स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इफ स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, व्हाट इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ st कर्व ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इसका मतलब कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर v इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब देयर इज एक्सेलरेशन दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है कि अगर आपके पास रिटार्डेशन में बात करें, जैसे ये वाला कर्व है, यहाँ पे बताइए आप, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम था, यहाँ पे देखें ये स्लोप ऐसे है, ये वाला स्लोप ऐसे है, ये वाला स्लोप जीरो कर गया। इसका मतलब ये वाला जो कर्व है, दिस रिफ्लेक्ट दैट द मोशन इज अंडर रिटार्डेशन, द मोशन इज अंडर रिटार्डेशन। ऑलराइट, ये दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। नाउ डिस्कस विद वेलोसिटी वर्सेस टाइम। So first graph is if this is a straight line, if this is a straight line means this is having zero slope. Zero slope means कि velocity is equal to constant. If velocity is equal to constant, what it means? If velocity is equal to constant, what is the differentiation of constant? That is
गोइंग टू बी जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट दी एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। अगर यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे देखें ये वाला रेड वाला कर्व, दिस कर्व, ये रेड वाला कर्व क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू जीरो विद अ dx by dt dv by dt is constant. If dv by dt is constant, what it means that acceleration is going to be constant. dv by dt इसका स्लोप जो है ये कांस्टेंट खुद है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर आपके पास ये वाला कर्व हो जाए, ये वाला, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, सो इट इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इसका मतलब अ पार्टिकल स्टार्ट समवेयर हियर, अ पार्टिकल हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी इज देयर। इसका मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at एंड पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग थ्रू आउट द मोशन। इट मीन्स दिस कर्व इज रिप्रेजेंट द अ पार्टिकल हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी with uniform acceleration is there, with uniform acceleration is there. It means v is equal to u plus at, जैसा कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v is equal to u plus at. If curve is having negative slope, if curve is having negative slope, if this curve is having negative slope means this is a negative intercept, or this is actually making an angle of more than 90 degree, means slope is going to be negative. So v is equal to u minus at, v is equal to u minus at. This is not a negative intercept, it is a positive intercept is there. If positive intercept is there means a body is having some initial velocity is there, but after some time it is going to be decreased continuously with retardation. V is equal to u minus at. All right. So now comes point number 10. This graph represents the acceleration versus time graph. So there are first curve. What this first curve represents? First curve represents the acceleration is going to be zero. If acceleration is going to be zero, it means the velocity is going to be constant. The velocity is going to be constant. The red curve, that is constant acceleration. This one, this is constant acceleration. If acceleration is going to be constant, what it means that velocity is continuously increasing. Velocity is continuously increasing. Third graph, if we talk about this one, this black one, what this curve represent? This straight line represents the motion is under retardation. The motion is under retardation, and it is going to be continuously retard. All right, the motion is under retardation only, this one. But this what this curve represent? This one straight line. This straight line means dA by dt. dA by dt means the slope of acceleration versus time means dA by dt. dA by dt is continuously increasing. If dA by dt is continuously increasing, this curve, this black curve means acceleration is going to be not, this is non-uniform motion. This is non-uniform motion, sorry. If non-uniform motion, it means either it is going to be accelerating, continuously accelerating with time. It means this curve represents the dA by dt. dA by dt is constant. This one, dA by dt means slope is going to be constant. If slope is constant means the body is accelerating. The body is under accelerating. This curve, what this curve, blue one, what blue one curve represent? This blue curve, the acceleration, this acceleration, the blue curve, ये वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है,
दिस एक्सेलरेशन dA by dt not constant, it is varying with time. dA by dt is varying with time. alright, यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला, this curve, negative curve means slope is going to be constant. If slope is going to be constant, it means the body is under retarding. The body is under retarding means slope is going to be constant. alright, with time. अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है, पॉइंट नंबर 10 में, एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व. जैसे ये वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व, व्हाट इट गिव्स, दिस विल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास पॉजिटिव है, एरिया सारा आपने एरिया अगर एक्यूमुलेट कर लिया, अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़े अब नेगेटिव वाला एरिया नहीं जोड़े, इसका मतलब क्या है कि एरिया, जो एरिया बाउंडेड बिटवीन वीटी कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कर्व. ऑलराइट, अगर हाँ सारे एरिया एक्यूमुलेट किए पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा. ऑलराइट, फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जितने भी वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, वट एवर द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वन डायमेंशनल मोशन, उनका बेसिक फंडामेंटल इन सिर्फ तीन फार्मूले पे डिपेंड करता है. दिस वन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2as. This is the basic fundamental formula for one dimensional motion. This formula is valid as like a one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion or space motion. चाहे x में लगाएं, y में लगाएं, z में लगाएं, किसी में भी लगाएं, बस आपको ये याद रखना है, जब हम x में लगाएंगे तो यहाँ पे x कंसीडर करेंगे, vx, ux, ax. ऑलराइट, यहाँ पे एस एक्स इजक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स वाई डायमेंशनल मोशन. वाई डायमेंशनल मोशन, अगर कोई कार रेस कर रही है एक्स में, तो आप इन्हीं तीनों फार्मूले से खेलते हैं. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन. Then relative velocity approach, that is v is equal to v of ab, velocity of a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b. This is basic fundamental formula of relative velocity. और यहाँ पे आप रिलेटिव, ये तीनों फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी में भी मैटर कर जाते हैं, तीनों के तीनों. आपको रिलेटिव से डरना नहीं है. तीन चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस के थ्रू बात कर लेंगे. क्रॉसिंग ऑफ द रिवर एंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम. क्रॉसिंग ऑफ द रिवर, बच्चे आ जाते, क्वेश्चन आ जाता, बच्चे छोड़ देते हैं, आसान है. आप चैनल पे जा कर के फिजिक्स में चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, दैट इज u प्लस हाफ a 2t minus 1, u plus half a 2t minus 1. Alright, so this is the basic, all the concept which are covering one dimensional motion. सारे फार्मूले, सारे फंडामेंटल्स यही हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं नीट में, वो वन डायमेंशनल मोशन से वो कैसे आते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. सो स्पीड आप मेंटेन रखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड जरूरी है एक एक्यूरेसी के साथ. तो आप क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करते चलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मोशन इन वन डायमेंशनल, वन डी मोशन. अ कार मूव्स x to y v of u and returns with y to x, velocity is vd. आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपने क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. तो x to y अगर मान लेते हैं x से y जा रहा है तो s प्लस एस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, s बाई v ऑफ u प्लस s बाई v ऑफ d. तो s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2s अपान s कॉमन 1 बाई v ऑफ v प्लस 1 बाई v ऑफ d. s कैंसिल हो जाएगा तो 2v ऑफ d 2vu इंटू 2vd अपान v ऑफ u प्लस v ऑफ d. ये आंसर आ जाएगा. तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड,
अ कार is at rest accelerate uniformly at a speed of 144 km per hour in 20 seconds. It covers a distance of कितने स्पीड चल रही है बोल दिया. a car is at rest accelerate uniformly with speed of, स्पीड दिया है तो 144 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. 18 से कर देंगे तो यहाँ पे 18 कितना टाइम जाएगा, 18 18 90 90 और यहाँ पे 54 18 3 54 5 3 18 8 जा 144 तो वैल्यू कितना 8 8 5 40 40 मीटर पर सेकेंड. अब आपसे पूछा है क्या इट कवर्स अ डिस्टेंस. सो आपके पास स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो आपसे डिस्टेंस पूछा है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर हम ये वाला फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी ये वाला लगाएंगे, बोला है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये वाली वेलोसिटी क्या है 0. एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास फाइनल कितना ये वेलोसिटी रीच कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन a इंटू टी कितना दिया है, कह रहा है 20 सेकेंड. तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है. अगर ये आ गया आपके पास, अब थर्ड इक्वेशन लगा देंगे. क्या पता है आपको v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू s. तो v के बारे में पता है, v कितना आया है 40 का स्क्वायर 1600 लिख देंगे डायरेक्ट. 1600 माइनस 0 अपान 2 इंटू a की वैल्यू कितना 2, तो वैल्यू कितना आ गई 1600 1600 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना है 400 मीटर. इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, दैट इज 400 मीटर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. ऐसे बने रहें, एक एक मिनट में क्वेश्चन उड़ाते चलेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड. अ बस traveling first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, next 1/3 20 km per hour, next 60 km per hour. तो एवरेज स्पीड पूछा. एवरेज स्पीड के बारे में आपको पता है. एवरेज स्पीड मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड आपको सबको पता है. एवरेज स्पीड डायरेक्ट लिखना चालू करूं, सो टोटल कितना है 3s मान लेंगे. s 3 सेगमेंट में ऐसे, ये s तो पहला ये 3s टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम मतलब यहाँ पे ये दिया है s बाई 10 प्लस s बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज गोइंग टू बी टाइम, s बाई 20 प्लस s बाई 60. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 3s कैंसिल कर लेंगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60. ऑल राइट, समझ में आ रहा है बच्चों. यहाँ पे LCM 66 प्लस 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी 180 डिवाइडेड बाई 6 3 9 1 10, तो वैल्यू कितना 18 किलोमीटर. ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके. 6 18 यस 18 किलोमीटर पर आवर्स. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A car moves a distance of 200 meter. It covers first half distance 40 किलोमीटर पर आवर्स. ध्यान देंगे. नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ मतलब 200 मीटर था ही. पहला 100 मीटर 40 किलोमीटर पर आवर्स. नेक्स्ट 100 मीटर कोई v स्पीड से चला होगा, लेकिन एवरेज स्पीड 48 है. तो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला, आपको v एवरेज आपको बताया था, v एवरेज बराबर 2 VA VB डिवाइडेड बाई VA प्लस VB. राइट, तो 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 वही वाला फार्मूला है. तो एवरेज स्पीड हमें पता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड इज 48. 2 इंटू V1 फर्स्ट हाफ, पहला जो है 40 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरा हमें पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 40 प्लस V. तो वैल्यू कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 यहाँ पे. ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये वैल्यू काट देंगे 24. ठीक,
तो ये 24 इंटू 40 प्लस वी इज इक्वल टू 40 इंटू वी। इसको सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। ऑलराइट, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, उसी स्पीड में उसी पेस में। v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। आपसे v का फंक्शन क्या दिया, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। आपसे डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस का फंक्शन हमें लिखना है dx बाई डी टी, लिख सकते हैं वेलोसिटी को। ये बराबर क्या, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। सो dx बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, टाइम का स्टार्ट हो रहा है 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो वैल्यू कितना, पहले इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखें, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, तो वैल्यू कितना, अगर 1 रखेंगे, पहले 2 रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 मतलब 2, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। ऑलराइट, 2a प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब, तो b इंटू 8 बाई 3 माइनस ये एक टर्म हो गया, यहाँ पे 3 रखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब 27, यस नहीं 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, सो 9 बाई 2a प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है ना। ऑलराइट, there is a mistake, there is a 1. all right, so after putting the value of this is 1, this is a by 2 only, a by 2 after putting the value of 1, so plus b by 3, so 2a minus a by 2 that is 3a 3 by 2a। यहाँ पे ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो वैल्यू कितना, प्लस 7b बाई 3, तो ये अपने पास ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक इंटीग्रेशन का पार्ट जो डिस्टेंस वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम t में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x इक्वल टू रूट टी प्लस 3 देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। बोल दिया है वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो t बराबर क्या दिया है, t बराबर रूट एक्स प्लस 3। ऑलराइट, रूट एक्स प्लस 3, तो हमें क्या करना होगा, रूट एक्स बराबर t माइनस 3, दोनों साइड का स्क्वायर कर लें, तो x बराबर टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ऑलराइट, सो क्या बोला कि वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, वेलोसिटी मतलब dx बाई डी टी, वेलोसिटी वैल्यू कितना, 2t, इसका 0, इसका -6, इसको 0 करना है, 2t माइनस 6 बराबर 0, तो t की वैल्यू कितना, t बराबर 6/2 मतलब 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड पर हमें क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है, x बराबर, समझ में आ रहा है बच्चों, सो x बराबर t बराबर, यहाँ x हमें चाहिए t बराबर 3 सेकेंड पे, तो वैल्यू भरें यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, तो वैल्यू कितना आ गई, 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3 डेट इज 18, वैल्यू कितना आ गई, 0। डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। इतने सारे सब्सक्राइबर के बच्चों हैं, सब्सक्राइब किए हैं चैनल, ज़रूर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम भी रिस्पॉन्ड कर पाएँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप, a इज इक्वल टू 0.3i प्लस 0.2j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। आपसे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v का ये वेक्टर फॉर्म है, तो ये वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस a की वैल्यू एक जो है 0.3 i कैप
प्लस 0.2 जे कैप मल्टीप्लाइड बाई 10, तो वैल्यू कितना आ गई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप, तो वैल्यू कितना 3 2 5 5i कैप प्लस 5j कैप। तो हमें ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया। मुझे पूछा था क्या मैग्नीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना अंडर रूट ऑफ 50, अंडर रूट ऑफ 50 मतलब 5 अंडर रूट ऑफ 2। ऑलराइट, तो ये अपने पास ये इतना मीटर पर सेकंड की क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा तेज करें, खटाखट खटाखट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, x बराबर 8 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर। आपसे पूछा है कि इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। ठीक, तो आपसे क्या पूछा, x बराबर क्या दिया है 8 प्लस 12t, ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं, x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, the retardation of the particle when velocity becomes zero, velocity becomes zero। तो x बराबर दिया है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो हमें क्या करना है, पहले वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे, डेट इज dx बाई dt, डिफ्रेंशिएट करें तो 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक, अब ये वेलोसिटी आ गई, इट इज गोइंग टू बी 0 मतलब माइनस 3t स्क्वायर बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, सो t स्क्वायर बराबर 4 या t बराबर प्लस माइनस 2, माइनस नहीं लेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता, सो t वी विल टेक द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड, t इज द 2 सेकेंड। आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन, आस्किंग फॉर रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, सो एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग फोर्स देखते हैं, रिटार्डिंग क्या होगा, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0 माइनस 3 2 जा 6, 6 इंटू टी 6t, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव माइनस 6 इंटू टी वैल्यू इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकेंड, वैल्यू कितना माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाट माइनस रिप्रेजेंट, माइनस रिप्रेजेंट दी रिटार्डेशन, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, रिटार्डेशन। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सबको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू एक्स टी प्लस 5 पावर माइनस 1, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, तो हमें दिया x इज इक्वल टू कितना t प्लस 5 की पावर माइनस 1। समझ में आ रहा है, हमें एक्सेलरेशन तक जाना है, पहले हमें वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, डेट इज dx बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 1 t प्लस 5 के पावर माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे माइनस 1 अपान t प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी हो गया। अभी हमें क्या लिखना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इसको क्या करेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 2 टी प्लस 5 का पावर माइनस 3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, दिस इज प्लस गोइंग टू बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 5 का होल क्यूब। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू क्या है, ये दिस इज नथिंग बट 1 अपान टी प्लस 5। ऑलराइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी x, तो सो 2 अपान यहाँ पे देखें x का क्यूब, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपके पास, इसका ये वैल्यू आपके पास, ये पूरी वैल्यू क्या है, दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, so this is nothing but displacement, so displacement का क्यूब, this is displacement का क्यूब। yes, all right, x is the 1 अपान t की पावर, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब लगेगा। all right, so इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज डिस्प्लेसमेंट का क्यूब। अगर यहाँ पे माना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का भी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी वाले में कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, अगर हमें यहाँ पे माइनस 1 अपान t प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, v की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/2। अब हमें ये पूरा ये हमारे पास है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये देखें तो v की पावर यहाँ पे पावर क्यूब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो है ही दिस पूरा,
तो v की पावर 3/2। इसका मतलब क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। ठीक, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। आपको nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, क्या फार्मूला पता है, एस एन बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। कितने सेकेंड पूछ रहा है, थर्ड सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, 4/3 2t माइनस 1, t की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2/3 इंटू ये कितना, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, तो वैल्यू कितना 10/3 मीटर। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि a car is moving with speed of 40 km/h can be stopped by applying a brakes at least 2 meter. If the same car moving with speed of 80 km/h, what is the minimum stopping distance? ऑलराइट, तो ये कैसे निकालेंगे हमें, एक तो ये बात पता है कि 2 मीटर के अंदर ही रोक देता है जब वो कितने से चलता है, 40 km/h। ऑलराइट, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40 km/h, ये इनिशियल है, और 2 मीटर में रोक दे रहा है, मतलब v² बराबर u² माइनस 2as। तो यहाँ से हमें देखें फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जो भी इसका रिटार्डिंग फोर्स होगा, जो भी रिटार्ड, चूंकि ब्रेक लगाओगे बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इट मीन्स देयर इज अ रिटार्डेशन। इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू एस, 2 मीटर, इसका मतलब a इज इक्वल टू v²/2a। इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन कम्स, F इंटू एस, जो भी अप्लाइड फोर्स होगा, जो जब भी कोई कार चल रही है, इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज गोइंग टू बी 0, इट मीन्स हाफ mv² एंड दिस काइनेटिक एनर्जी converted into frictional force or some retarding work done। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम देखें F, जो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ऑलराइट, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सो वेलोसिटी distance is equal to s is equal to v², s directly proportional to v², you can say s directly proportional to v²। तो अगर यहाँ पे तो हम एक बात बोल सकते हैं, s1/s2 इज इक्वल टू u1² s1 कितने पे, 2 मीटर पे रोक दे रहा है, s2 हमें नहीं पता है कितना का, 40 km/h, मतलब 40 इंटू 40, ऑलराइट 40 km/h, तो डिवाइडेड बाई 80 इंटू 80, ऑलराइट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों, तो वैल्यू कितना 1/4, तो S2 बराबर 8 मीटर। अब कितने पे रोकेगा, 8 मीटर पे रोकेगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, s इज इक्वल टू at² माइनस bt³, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। आपको s का फंक्शन दिया है at² माइनस bt³, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, a बराबर, पहले हम v निकाल लेते हैं, डेट इज ds/dt, डिफ्रेंशिएट करें तो 2t माइनस 3bt², 2at माइनस 3bt², फिर डिफ्रेंशिएट करें d2s/dt², डबल डिफ्रेंशिएशन आर dv/dt, तो वैल्यू कितना आएगी 2a माइनस 3 2 जा 6bt। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ
टाइम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ कार इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, बोल दिया है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विद इट डी एक्सलेट विद retardation beta, alright, and comes to the rest. If the total distance elapsed 8 is it t, then the maximum velocity acquired by the car is। तो पहले हम समझते हैं डायग्राम से। हमारे पास एक कार एक्सलेट हो रही है, पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई। तो ये आपके पास क्या पूछा है, टोटल टाइम, टोटल मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है, वीटी कर्व। सो दिस इज एक्सेलरेटिंग विद यूनिफॉर्म with constant acceleration, so the rate of acceleration is alpha and this is rate is beta, means there is some maximum velocity is there, all right। so total distance asking for maximum velocity acquired by car s is, यहाँ पे मान लेते हैं ये टाइम t1 लग रहा है यहाँ पे और यहाँ टाइम t2 लग रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी v है। तो मुझे पता है जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम मेरे प्यारे बच्चों लगेगा वो t लगेगा, t इक्वल टू t1 प्लस t2। अब ये t जो है t1 क्या है, तो ये अभी हमें टाइम लिखना है। टाइम कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है जो भी अगर ये एक्सलेट हो रहा है विद अल्फा रेट, तो एक्सलेशन मतलब कि अगर इनके अगर एक्सलेट हो रहा है तो v मैक्स इज इक्वल टू u प्लस at आप जानते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1। सो t1 बराबर क्या हो जाएगा, v मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस। सिमिलरली अगर यहाँ पे रिटार्डेशन की बात करें ये वाला, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं v मैक्स डिवाइडेड बाई बीटा, इट इज रिटार्डिंग विद बीटा। सो टोटल टाइम अगर यहाँ पे देखें तो टोटल टाइम इज t, ऑल राइट। तो यहाँ पे v मैक्स पूछ रहा है, v मैक्स कॉमन लेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ऑलराइट। सो v मैक्स इंटू अल्फा बीटा, यहाँ पे देखें अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू t। आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यू, आस्किंग फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। सो v मैक्स की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, v मैक्स इज इक्वल टू t into alpha beta by alpha plus beta। so this would be the answer of this question, all right। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, all right। कह रहा है कि a body starts from rest, what is the ratio of distance traveled 4th and 3rd second। कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कोई बॉडी कहाँ चालू हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल 3rd to 4th सेकेंड। तो आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो एक तो s4 निकालना, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर बोथ for whole the journey, so 2 into t 4th second minus 1, its value is 8 minus 1, that is 7a by 2। similarly s3 for initial velocity was 0, so half into acceleration is going to be constant, so 3 2 ja 6 minus 1 5, so asking for s4 by s3, that is 7a by 2 divided by 5a by 2, all right। 2 2 cancel, a cancel, answer is 7 by 5, all right। question number 15 कह रहा है कि there are 4 curve represented over here, so asking for which curve does not represent one dimensional motion। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास विच का रिप्रेजेंट 1 डायमेंशनल मोशन। तो ये 1D दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी एक्सलेट हो रही है, फिर क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, ऑलराइट। दैट इज dv बाई dt इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या है, क्या ये 1 डायमेंशनल मोशन है, इज इट 1 डायमेंशनल मोशन, नो, बिकॉज एट व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर, सो velocity is that is v1,
after some time its velocity is continuously increasing, but is this curve is possible? Is this curve is possible? Because this is not possible, because time is not decreasing. time ऐसा नहीं होता कि पहले बढ़े फिर टाइम घटे. alright, so this curve is not possible over here. Yes, so this is this motion. So one dimensional motion means a body having one time with one velocity, but there are two velocities over here, so that is why this curve is not possible. Yes, this is one dimensional motion, this is one dimensional motion. A body having one dimensional motion means a body is having one time with one particular velocity is there. Alright, so 3 curve is possible. The curve is not possible is option number B. So let's start with question number 16. Alright, so two bodies A 1 kg, B 3 kg are dropped from a height 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken to reach the ground is. So we have the two bodies over here. This is first body and this is second body, body A and body B. This is 1 kg, this is 3 kg. Asking for how much time it will take to reach the ground when this is 16 meter, this is to be 25. So we know the value of S is equal to ut plus half gt square. Why we are taking positive over here? Just because displacement of the body is in the direction of acceleration. That is why we are considered is positive value. So it starts from rest. So we can say that, so S1 upon S2, asking for the ratio of time taken. So S1 by S2 is nothing but T1 square by T2 square. S1 is how much? That is to be 16 by 25 is equal to T1 square by or TA square by TB square. Alright, so TA by TB is how much? That is 4 by taking root 4 by 5. Alright, so next question number 17. बच्चों मजा आ रहा है? क्विक क्रैकर 45. So question number 17. A stone is released with 0 velocity from the top of the tower, reaches the ground in 4 seconds. Alright, the height of the tower is. एक यहाँ पे टावर है, यहाँ से गिराया गया है. A stone is released with 0 velocity means initial velocity of the stone is 0 from the top of the tower, reaches the ground in 4 seconds. So time to reach the ground is how much? That is to be 4 seconds. Asking for the height. So S is equal to displacement of this object when it reaches the ground. S is equal to ut plus half gt square. Initial velocity was 0 because body is dropped. Half into g value is 10 into t square. So 4 ka square, 4 square. So we have the value of 1 by 2 into 10 into 16. So we have the value of 5 into 16 into 5. That is to be 80 meter. So answer is 80 meter. Question number 18. All right, मज़ा आ रहा है बच्चों? क्विक क्रैकर 45 में बात करते हैं. ज़रूर फीडबैक सारे बच्चे देंगे जो चैनल पे हैं. ऑलराइट, जो चैनल पे नहीं है वो भी सब्सक्राइब भी कर लेंगे ज़रूर से. बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रोड. एक स्कूटर वाला है विशेष टू ओवरटेक दी बस इन 100 सेकेंड. इफ़ द बस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर वाले, विद व्हाट स्पीड शुड स्कूटर चेज द बस? आस्किंग फॉर व्हाट स्पीड. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक स्कूटर वाला है, ये भाई साहब स्कूटर वाले हैं. ऑलराइट, यहाँ पे स्कूटर चला रहे हैं और ये बस वाले हैं. ऑलराइट, तो ये बस चल रही है. वेलोसिटी ऑफ द बस इज VB, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज VS. सो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर. यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस.
स्कूटर वाले भाई साहब को लग रहा है कि ये चेंज कर लेंगे कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। सो ये वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस वाला, ये कितने सेकंड में चेंज कर लेंगे, 100 सेकंड में। मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस होनी चाहिए बस को ओवरटेक करने के लिए। अब बात ये आती है कि हमें ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है ही, हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाला कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाला विद रिस्पेक्ट टू बस वाला 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाला पूछ रहा है माइनस वेलोसिटी ऑफ बस वाला कितना है। बस वाला जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाला इधर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाला। ऑलराइट, तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर फीडबैक दें क्विक क्रैकर 45 कंटेंट के बारे में। आप ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव आवर दी। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कैसा आपको क्विक क्रैकर 45 लग रहा है। और जो भी डाउट्स हो आप 9427606087 पे ज़रूर पोस्ट करें। मैं आपके लिए डेली वीडियो मंडे टू फ्राइडे ज़रूर वीडियो बना रहा हूँ। 45 क्विक क्रैकर 45 का एम ही है कि पहले 20 मिनट में पूरा रिवीजन, फिर उस पे बेस 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप तैयारी ऐसे ही तगड़ी रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।